नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज दोस्तों हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि चीन में गृह युद्ध है। ठीक है, सिविल वार इन चाइना, इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना में सिविल वॉर। डॉक्टर सन यात सेन के समय में कुओमितांग और साम्यवादियों के मध्य संबंध मधुर बने रहे, किंतु चियांग काई शेक द्वारा कुओमितांग दल की बागडोर संभालने के बाद दोनों पक्षों में खुली प्रतिद्वंदिता दिखाई देने लगी। 1931 ईस्वी के बाद चीन की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। चियांग काई शेक की त्रुटिपूर्ण नीति के कारण चीन के लोग जापान का संगठित रूप से सामना नहीं कर पा रहे थे। इस दिशा में अमेरिका की सेना के वरिष्ठतम अधिकारी स्टीलवेल द्वारा किए गए समस्त प्रयास असफल रहे, क्योंकि चियांग काई शेक साम्यवादियों के दमन की नीति को त्यागने के लिए सहमत नहीं था। स्टीलवेल के बाद जनरल हर्ले ने भी इस दिशा में कुछ प्रयास किए, ताकि कुओमितांग और साम्यवादियों के मध्य समझौता कराया जा सके और जापान का दृढ़ता से सामना करना संभव हो जाए, किंतु वह भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। हर्ले की वापसी के बाद जनरल मार्शल ने भी 1945 ईस्वी में दोनों दलों में समझौता कराने का अथक प्रयास किया, किंतु चियांग काई शेक की जिद्दी नीति के कारण उसे भी अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई और देश में गृह युद्ध की संभावना में अत्यधिक वृद्धि हो गई। एकता के अभाव और गृह युद्ध के कारण देश निरंतर अवनति की ओर अग्रसरित होने लगा। जापान द्वारा ऐसी स्थिति में मंचूरिया को हड़प लिए जाने के कारण चियांग साम्यवादियों से समझौता करने को तैयार नहीं था, किंतु बाद में जापान की उग्र प्रसारवादी नीति के कारण ही कुओमितांग और साम्यवादियों के मध्य समझौता संभव हुआ और दोनों ने संयुक्त रूप से जापान का विरोध किया। आगे है, द्वितीय महायुद्ध के दौरान साम्यवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि होने के कारण कुओमितांग दल के लोग अत्यंत चिंतित हो गए। साम्यवादी जापान के दमन के लिए कुओमितांग दल को प्रत्येक संभव सहायता देने के लिए तत्पर थे, किंतु चियांग उनके सहयोग का आकांक्षी नहीं था, अपितु वह उनके विरुद्ध संघर्ष को उत्सुक था। 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद चीन की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया और दोनों दल अपने अपने अधिकारों के लिए परस्पर संघर्ष करने लगे। गृह युद्ध प्रारंभ। आइए देखते हैं दोस्तों। जनरल मार्शल के प्रयासों से स्थापित पीपल्स कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के भंग हो जाने के कारण पीपल्स कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के भंग हो जाने के कारण चीन में गृह युद्ध के बादल मंडराने लगे। साम्यवादी सेना ने चीन के कई भागों पर अपनी सुदृढ़ स्थिति के कारण आधिपत्य जमा लिया। रूस द्वारा मंचूरिया और कोरिया के खाली किए गए कुछ प्रदेशों पर भी साम्यवादियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, किंतु चियांग काई शेक ने फिर भी साम्यवादियों से समझौता करने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणामतः दोनों दलों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। साम्यवादियों ने अपनी स्थिति की सुदृढ़ता को देखते हुए कुओमितांग दल के नेता चियांग काई शेक के पास कुछ प्रस्ताव भेजे। प्रस्ताव क्या थे, आइए देखते हैं। पहला नंबर, वह उपराष्ट्रपति लित्सुंग जेन को पदच्युत कर दे। दूसरा, दोनों दल एक साथ अपनी अपनी सेनाओं को युद्ध बंद करने का आदेश दें। और नंबर 3 है दोस्तों, नवीन संविधान बनाया जाए और दोनों देशों की संयुक्त सरकार का गठन किया जाए। नंबर 4 है दोस्तों, 4 नंबर देख लेते हैं। नई पद्धति से सैनिक संगठन किया जाए। आगे, परंतु चियांग
परंतु चियांग ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। इस समय चीन में चियांग काई शेक की स्थिति अत्यंत अस्थिर थी। साम्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना भी अत्यंत दुष्कर कार्य था, क्योंकि अमेरिका से उसे पूरी तरह सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी, जिसके कारण चियांग काई शेक इस दिशा में निरंतर उदासीन होता जा रहा था। फलतः 1947 ईस्वी में समझौते की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाने के कारण कुओमिंतांग दल और साम्यवादियों के मध्य गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। आगे है दोनों पक्षों की स्थिति। आइए देखते हैं, दोनों पक्षों की स्थिति देख लेते हैं। अमेरिका का सहयोग व समर्थन प्राप्त होने के कारण गृह युद्ध के प्रारंभ में कुओमिंतांग दल की स्थिति साम्यवादियों की तुलना में अच्छी थी और सैनिक दृष्टि से भी कुओमिंतांग दल अधिक शक्तिशाली था। आगे विदेशी मुद्रा के बाहुल्य के कारण उसकी क्रय शक्ति भी साम्यवादियों की तुलना में अच्छी थी। इसलिए चियांग का अनुमान था कि वह साम्यवादियों को सरलता से कुचल सकेगा, किंतु उसे अपने संगठन के दोषों की अनुभूति नहीं थी। डॉक्टर वर्मा ने भी उल्लेख किया है कि कुओमिंतांग सरकार के पास करोड़ों की विदेशी मुद्रा थी, जिससे संसार के किसी बाजार में वह कोई सामग्री खरीद सकती थी। इस आधार पर चियांग काई शेक ने दावा किया कि वह केवल 10 महीनों में ही कम्युनिस्टों का सफाया कर देगा। इससे साम्यवादी दल को 2 प्रकार से लाभ हुआ। प्रथम, जनता का दृष्टिकोण धीरे धीरे कुओमिंतांग विरोधी बनने लगा और दूसरे, वे अपनी आवश्यकता अनुसार कुओमिंतांग के सदस्यों को रिश्वत देकर अपने लिए शस्त्र प्राप्त कर लेते थे। इससे उनकी सैनिक शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे गृह युद्ध की भीषणता। चलिए गृह युद्ध की भीषणता देख लेते हैं, यानी ट्रिपल फॉर्म ऑफ सिविल वॉर। 1947 ईस्वी तक आते आते गृह युद्ध की गति में अत्यधिक वृद्धि हुई। मंचूरिया में साम्यवादियों के प्रभाव को कम करने के लिए चियांग ने सर्वप्रथम वहां आक्रमण करने का निश्चय किया, किंतु अमेरिका के विशेषज्ञ चियांग से सहमत नहीं थे। वे उत्तरी चीन में शक्ति संगठन को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु चियांग ने उनके परामर्श की ओर कोई ध्यान ना देकर अपनी योजना के अनुसार आचरण किया। प्रारंभ में उसकी सेना ने साम्यवादियों की राजधानी येनान पर आधिपत्य भी कर लिया, जिससे चियांग को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। उसकी सेना ने मुकद्देन, किरीन, चागमून आदि क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त की, किंतु शीघ्र ही उसका पीकिंग से संबंध भंग करके साम्यवादियों ने उसके सम्मुख रसद की एक विकट समस्या खड़ी कर दी और कुओमिंतांग द्वारा अधिकृत प्रदेशों को भी साम्यवादियों ने घेर लिया। किंतु फिर भी चियांग को सद्बुद्धि नहीं आई और उसने संघर्ष जारी रखा। आगे 1947 से 1948 ईस्वी में 1947 से 1948 ईस्वी की ठंड कुओमिंतांग सैनिकों के लिए घातक सिद्ध हुई और उसकी सेना का एक बड़ा भाग और अपार धन संपदा नष्ट हो गई। अनेक सैनिक कष्टों से तंग आकर साम्यवादियों से जा मिले। मुकद्देन कुओमिंतांग सरकार के हाथ से निकल गया और युद्ध उत्तरोत्तर भयंकर रूप ग्रहण करने लगा, किंतु फिर भी चियांग साम्यवादियों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने जनरल ली लित्सुंगरन और पाई चुंग सी के परामर्श को भी नहीं माना, यानी कि अपने जनरलों के परामर्श को, ली के भी परामर्श को और पाई के भी परामर्श को क्या किया था, उसने नहीं माना। आगे परिणामतः कुओमिंतांग सेना साम्यवादियों के सम्मुख टिक नहीं सकी और असफल रही। इस भयंकर पराजय ने गृह युद्ध का निर्णय कर लिया और साम्यवादियों की इसमें स्पष्ट विजय हुई। ठीक है, आगे दोस्तों रेजिग्नेशन ऑफ चियांग का त्याग पत्र, आइए इसे देख लेते हैं।
चियांग का त्याग पत्र क्या था? पराजय के अपमान ने चियांग को अत्यंत जिद्दी बना दिया और उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन कठोर होता गया। उसे अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद ना थी। 1944 ईस्वी में बुद्धिजीवियों द्वारा प्रस्तुत शांति और सुधार की योजना को उसने साम्यवादियों का कुचक्र मानकर कुचल दिया था और भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी चीन के प्रगतिशील बुद्धिमान लोग दोनों दलों में एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। 1949 ईस्वी में जब उसके सेनापतियों ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया, तब उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति लित्सुंगजेन को राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया गया, ठीक है, दिया गया। उसने स्थिति को सुधारने के लिए गुप्त पुलिस को भंग कर दिया और कुछ सुधार योजनाएं लागू की, किंतु वह साम्यवादियों को दबाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। धन और सैनिक शक्ति के अभाव से उसने साम्यवादियों से समझौते का प्रयास किया, किंतु उनके द्वारा पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के कारण यह समझौता नहीं किया जा सका। ठीक है, आगे। इस समय साम्यवादियों ने अत्यंत चतुराई से प्रचार करना प्रारंभ किया कि वे सभी दलों और संस्थाओं के सहयोग से संयुक्त सरकार का गठन करने के लिए तैयार हैं, परंतु वस्तुतः लित्सुंग जैन और माओ त्से तुंग में परस्पर कुछ मौलिक भेद थे, अतः दोनों के मध्य कोई समझौता संभव नहीं हो सका और अंततः कुओमितांग दल कालांतर में पूरी तरह एकाकी रह गया। ठीक है, आगे दोस्तों गृह युद्ध का अंतिम अध्याय, लास्ट चैप्टर ऑफ सिविल वॉर देख लेते हैं। आगे दोस्तों 1949 ईस्वी में गृह युद्ध के अंतिम अध्याय में जो अत्यंत क्षणिक रहा, पूर्ण सफलता साम्यवादियों को प्राप्त हुई। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, साम्यवादियों को प्राप्त हुई। आगे, उत्तरी चीन पर साम्यवादियों का पहले से ही प्रभुत्व था। भ्रष्ट चीनी अधिकारियों को घूस देकर साम्यवादियों ने यांगत्से नदी को पार कर लिया और नानकिंग पर भी उनका आधिपत्य स्थापित हो गया। आगे दोस्तों, तदंतर संघाई चेकियांग हुआन आदि पर भी उनका आधिपत्य स्थापित हो गया और साम्यवादी दल के अध्यक्ष माओ त्से तुंग ने चीन में गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी। ठीक है, आगे दोस्तों, घोषणा कर दी। गृह युद्ध में चीन की कुओमितांग सरकार की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। उसके पास केवल 4 प्रदेश बाकी बचे थे। गृह युद्ध की स्थिति का लाभ उठाकर प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता पुनः स्थापित कर ली थी, अतः साम्यवादी सरकार का प्रमुख दायित्व इन प्रदेशों पर पुनः विजय प्राप्त करना था ताकि वहां राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके। साम्यवादी सरकार ने 1949 ईस्वी के अंत तक अपने इस उद्देश्य को पूर्ण भी कर लिया था, जिससे चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना का श्रेय साम्यवादियों को प्राप्त हुआ और समस्त चीन साम्यवादी बन गया। चांग की कुओमितांग का प्रभुत्व केवल कुछ द्वीपों तक संकुचित होकर रह गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है गृह युद्ध में साम्यवादियों की सफलता के कारण क्या थे, आइए उसको देख लेते हैं। गृह युद्ध में साम्यवादियों की स्थिति किसी प्रकार भी कुओमितांग सरकार से अच्छी नहीं थी, फिर भी सफलता साम्यवादियों को प्राप्त हुई और वे गृह युद्ध में विजयी रहे। इसमें निम्नलिखित कारणों का विशेष योगदान रहा है, आइए देखते हैं उसे। पहला है दोस्तों, कुओमितांग की तानाशाही प्रवृत्ति। डॉक्टर सन यात सेन द्वारा स्थापित कुओमितांग का लोकतांत्रिक स्वरूप धीरे धीरे नष्ट होने लगा और चियांग काई शेक के नेतृत्व में उसका ढांचा अधिनायकवादी रूप ग्रहण करने लगा। साम्यवादी आंदोलन की तीव्रता के साथ ही चियांग का झुकाव फासिस्टवाद की ओर बढ़ने लगा। इसका समर्थन करते हुए एक विद्वान ने लिखा है, चियांग ने मुसोलिनी
की जीवनी का चीनी भाषा में रूपांतर कराया और उसे अपने अधिकारियों में वितरित किया। आगे अपने हवाई जहाज़ों के चालकों के प्रशिक्षण के लिए इटली के विशेषज्ञों को नियुक्त किया और जर्मनी को अपने विभिन्न विभागों में सलाहकार बनाया। इन लोगों के प्रभाव में आकर उसने फासिस्ट पद्धति के गुप्त सैनिक और राजनीतिक दल संगठित किए, जिनके तीन दस्तों ने सरकार के अधीन सारे प्रदेश में घोर दमनात्मक चक्र चलाया। वह हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों को अपना आदर्श मानकर गुप्त सैनिक संगठनों के माध्यम से साम्यवादियों को कुचलने की तैयारियां करने लगा। चियांग के तानाशाही के प्रति बढ़ते हुए झुकाव से सशंकित होकर जनता ने साम्यवादियों का साथ देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कुओमितांग की शक्ति कम हो गई और वे असफल हो गए। ठीक है, आगे दोस्तों नंबर 2 है पूंजी का केंद्रीकरण। आइए इसे देख लेते हैं थोड़ा। पूंजी का केंद्रीकरण। चियांग को साम्यवादियों के प्रति अपनी विरोधी नीति के कारण पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त हो गया था। चीन में पूंजी का केंद्रीकरण केवल 4 परिवारों के हाथ में आ गया था और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देश की पूंजी का अधिकांश भाग चियांग शुंग कुंग और हेन परिवारों के नियंत्रण में था। चियांग ने लोकमत के दबाव को देखते हुए अपने पुत्र चांग चिंग कुओ के माध्यम से इन परिवारों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसने सट्टेबाजी व चोरबाजारी को पूरी तरह समाप्त करने का निश्चय किया, जिससे व्यापारियों में भय और आतंक व्याप्त हो गया। आगे उसके सरदार तू चेन सेन ने चियांग काई शेक से उसके पुत्र के विरुद्ध शिकायत की और चियांग चिंग कुओ को बाध्य होकर शक्ति की नीति को त्यागना पड़ा। फलतः व्यापारी वर्ग चौकन्ना हो गया और उसने भ्रष्ट नौकरशाही के माध्यम से अपने मंतव्य को पूरा करते रहने की नीति का अवलंबन किया। आगे धीरे धीरे अमेरिका की आर्थिक नीति का पूर्ण प्रभुत्व चीन के निजी उद्योगों पर स्थापित हो गया, जिससे स्थानीय उद्योग धंधे पिछड़ गए। चीन में अमेरिकी माल के अत्यधिक आयात के कारण चीनी उद्योग ठप हो गए और बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए। इन असंतुष्ट श्रमिकों ने साम्यवादियों का साथ देकर कुओमितांग की असफलता का मार्ग उन्मुख किया। नंबर 3 है दोस्तों हमारा आर्थिक संकट। आइए इसे देख लेते हैं। चीन के आर्थिक संकट का मूल कारण चीनी व अमेरिकी पूंजीवाद का परस्पर गठबंधन था। इससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि कुओमितांग के शासन में उनका कोई हित सुरक्षित नहीं है। युद्धकाल में चीन ने विशाल धनराशि अमेरिका से ऋण के रूप में प्राप्त की थी। युद्ध काल में तो कार्य किसी न किसी प्रकार चलता रहा, किंतु बाद में मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन हो जाने से स्थिति अत्यंत खराब हो गया। ठीक है, मतलब उसका मुद्रा का जो मतलब पैसा का दोस्तों जो वैल्यू था एकदम गिर गया। ठीक है, अवमूल्यन हो गया, इस वजह से उसकी स्थिति खराब होती है। जैसे क्राइसिस आ गया था ना, जैसे आपका अपना दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा जो है हम लोगों के देश से भाई कम है। भाई उन्मूलन इसी तरह ना होगा भाई, उनके देश में स्थिति सही नहीं चलेगी। जैसे अभी बीच में क्राइसिस आया था आपका श्रीलंका में आया था ना, उस टाइप से उसी है। तो आगे दोस्तों हो गई और वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। ठीक है, मुद्रा का उन्मूलन हुआ तो क्या हुआ, वस्तुओं के दाम भाई ऊपर जाएंगे ही, वैल्यू जब कम होगा पैसे का। तो आगे 1948 ईस्वी में सरकार ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्वर्ण चुआन का प्रचलन किया, किंतु इसमें भी कुओमितांग सरकार को सफलता प्राप्त नहीं हुई। मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक गिरावट और महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव वेतन प्राप्त करने वाली जनता पर पड़ा और उनके लिए अपना गुजारा करना अत्यंत कठिन हो गया।
1948 ईस्वी की चीन की आर्थिक दुर्दशा पर व्यंग्य करते हुए चीन के एक अर्थशास्त्री ने लिखा था, 1937 ईस्वी में $100 में 2 गाय मिलती थी। ठीक है, 1938 ईस्वी में एक गाय और एक बछिया मिलने लगी। 1939 ईस्वी में केवल एक गाय मिलने लगी और 1940 ईस्वी में केवल एक बछिया मिलने लगी और 1941 ईस्वी में एक सूअर मिलने लगा। 1944 ईस्वी में कुछ चावल मिलने लगे तो 1945 ईस्वी में एक मछली मिलने लगी। 1946 ईस्वी में एक अंडा मिलने लगा। 1947 ईस्वी में एक तिहाई दिया सलाई की डिब्बी मिलने लगी और 1948 ईस्वी में ईश्वर जाने क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये मुद्रा का अवमूलन हो गया था, इस वजह से ऐसी स्थिति थी। ठीक है, आगे क्या मिलेगा। उन्होंने हड़ताल करके अपनी स्थिति से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया। संघाई के एक अध्यापक द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण सरकार का ध्यान उनकी दुर्दशा की ओर आकर्षित हुआ। छात्रों ने भी अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए हड़तालों का आश्रय लिया। कुओमितांग सरकार ने हड़तालों को असफल करने के लिए दमन की नीति का अवलंबन किया और 1945 ईस्वी में एक अध्यादेश के द्वारा प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिए। पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भी कठोरता से कुचले जाने के कारण कुओमितांग शासन अलोकप्रिय हो गया। धीरे धीरे जनता का झुकाव साम्यवादियों की ओर बढ़ता गया, जिसके कारण अंततः कुओमितांग सरकार असफल रही और साम्यवादियों को विजयश्री प्राप्त हुई। आगे कृषक संगठन नंबर 4 देख लेते हैं। कृषक संगठन साम्यवादियों को भली प्रकार ज्ञात था कि चीन का मुख्य उद्यम कृषि है और ऐसे देश में किसी भी आंदोलन की सफलता जो है वो किसानों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करती है। अतः साम्यवादियों ने अपना अधिक से अधिक ध्यान किसानों की दशा में सुधार की ओर लगाया। जापान के आक्रमण के बाद किसानों में पर्याप्त जागृति आ गई थी और उन्होंने अपने सैनिक संगठन बना लिए थे। चीन के साम्यवादियों का इस दिशा में उन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त था। परिणामतः कृषकों और साम्यवादियों के संबंध उत्तरोत्तर मधुर होते गए। प्रारंभ में इस क्रांति का उद्देश्य जापानियों को देश से निकालना था, किंतु बाद में इसका स्वरूप सामाजिक व सांस्कृतिक हो गया। आगे है मेरी राइट ने इस संदर्भ में लिखा है, चीनी क्रांति किसानों की क्रांति थी। इसका नेतृत्व साम्यवादियों के हाथ में आ गया था। 1930 ईस्वी से पूर्व गांवों में माओ त्से तुंग के दल के जीवित बने रहने का एकमात्र कारण यह था कि उसे किसानों के समर्थन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो गया था। आगे है जहां साम्यवादियों को निम्न और शोषित वर्ग का समर्थन प्राप्त था, वहां दूसरी ओर चांग को पूंजीपति वर्ग का सहयोग प्राप्त था। वह किसानों को कोई विशेष महत्व अपने शासन में नहीं देता था, जबकि साम्यवादी किसानों की ओर विशेष रूप से ध्यान देते थे, जिससे उनका पूर्ण समर्थन उन्हें प्राप्त था। कुओमितांग ने किसानों के विरुद्ध रुख के कारण उनकी स्थिति को सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह कल कारखानों और शहरों के विकास की ओर कटिबद्ध थे, क्योंकि चांग ग्रामीण जनता को पिछड़ा हुआ मानता था और उसके माध्यम से अपने किसी हित की उसे आशा नहीं थी। इसके ठीक विपरीत दृष्टिकोण साम्यवादियों का था और वह किसानों के समर्थन से क्रांति को संभव मानते थे और अंततः उनका दृष्टिकोण ही सही सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर है साम्यवादियों के प्रयास। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। साम्यवादियों के प्रयास। साम्यवादियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना बहुत अधिक थी। चीन में आर्थिक संकट
के समय 1931 ईस्वी में जापान ने आक्रमण किया था। यह संघर्ष 1945 ईस्वी तक चलता रहा। इस संघर्ष के दौरान साम्यवादियों ने जापान का खुलकर विरोध किया और देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। वे समस्त आंतरिक मतभेदों को समाप्त करके विदेशी आक्रांता को देश से बाहर निकालना चाहते थे। ग्रामीण क्षेत्र को आतंक से मुक्त करने के उनके नारे ने उन्हें किसानों का वृहद सहयोग दिलाया, किंतु चियांग उनके साथ सहमत नहीं हुआ। वह साम्यवादियों को जापानियों से अधिक खतरनाक समझता था। जनता को साम्यवादियों की नीति अधिक हितकर प्रतीत हुई क्योंकि वह जापान विरोधी थी, जबकि चियांग अमेरिका और ब्रिटेन से प्राप्त होने वाली सहायता के बाद भी जापानियों का सामना करने के स्थान पर साम्यवादियों को कुचलने हेतु संध था। ठीक है, मतलब एकदम कुचलने के लिए आतुर था बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे। संध था। 1943 ईस्वी में कुओमितांग दल के सैनिकों ने जापानियों के साथ परस्पर आक्रमण न करने का समझौता करके अपनी प्रतिष्ठा को और भी अधिक गिरा दिया, क्योंकि ग्रामीण जनता किसी भी प्रकार से विदेशी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थी। नंबर 6 है साम्यवादियों की युद्ध नीति। आइए देख लेते हैं। साम्यवादियों की गृह युद्ध में विजय का मूल कारण उनकी श्रेष्ठ सैनिक पद्धति थी। अपनी छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा उन्होंने आधुनिक शस्त्रों के न होने पर भी जापानियों के विरुद्ध निरंतर सफलताएं प्राप्त की। उनमें देशभक्ति की अदम्य भावना थी और उनकी सैन्य संचालन की क्षमता अद्भुत थी, जिसके कारण वे अयोग्य और भ्रष्ट कुओमितांग के विरुद्ध सरलता से सफलता प्राप्त कर सके। अमेरिका के राजदूत लेटन स्टुअर्ट ने भी कुओमितांग के भ्रष्टाचार के संबंध में लिखा है। कुओमितांग की तुलना में साम्यवादी दल वैयक्तिक भ्रष्टाचार से मुक्त था। अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारी परस्पर मिलजुल कर समान रूप से रहते थे और साम्य रूप से जनता के साथ उनका व्यवहार मृदु था। ठीक है, आगे। विदेशों से प्राप्त सैनिक सहायता को भी भ्रष्ट नौकरशाही अपने स्वार्थ के कारण चोरी से बेच देती थी। आगे। सफलता साम्यवादियों की कंठहार हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चियांग काई-शेक एक असफल सैनिक नेता था। उसकी तानाशाही नीति के कारण अनेक सैनिकों ने उसका पक्ष त्याग कर साम्यवादियों के साथ संयोजन कर लिया। 1947 ईस्वी में चियांग ने अमेरिकी विशेषज्ञों की इच्छा के विरुद्ध मंचूरिया पर आक्रमण किया और बुरी तरह पराजित हुआ। इसी प्रकार की कुछ और भूलें भी चियांग द्वारा की गई, जिनके कारण साम्यवादियों के मुकाबले में कुओमितांग सरकार असफल सिद्ध हुई। नंबर 7 है साम्यवादियों का आर्थिक दृष्टिकोण। आइए इसे भी देख लेते हैं। साम्यवादियों का कुओमितांग सरकार से 1937 ईस्वी में समझौता हो जाने के बाद उन्होंने अपना ध्यान देश के आर्थिक विकास की ओर लगाया और अपने अधिकृत क्षेत्र में लगभग 90 कारखाने स्थापित किए। इनमें लगभग 20,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ और दरिद्र श्रमिक वर्ग की अपने कष्टों से ऊपर उठकर 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो गई। ठीक है, आगे व्यवस्था हो गई आगे, जिससे साम्यवाद में उनका विश्वास बढ़ गया। हुनान में 1939 है 1939 ईस्वी में 2 वर्ष निरंतर सूखा पड़ने से वहां की जनता को अपार कष्ट हुआ। साम्यवादियों ने इस आर्थिक संकट का
इस आर्थिक संकट का डटकर मुकाबला किया, जिससे गरीब और मझले दोनों प्रकार के किसानों ने राहत अनुभव की, क्योंकि साम्यवादियों ने भूमि की जब्ती को बंद कर दिया, लगान व ब्याज की दरों में कमी की गई और उनकी वसूलियाबी की भी समुचित व्यवस्था की गई। कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किया गया, जिसके कारण कालांतर में उत्पादन बढ़ा और जनता को अत्यधिक सुकून मिला। आगे है, साम्यवादियों ने 1947 ईस्वी में जमींदारों से भूमि छीनकर किसानों को दिए जाने की आज्ञा प्रदान की। वे अपने अधिकृत क्षेत्र की भूमि को कृषकों में बांटकर उनका समर्थन प्राप्त करते थे। आगे, साम्यवादी शासन सत्ता की स्थापना के साथ शोषण का अंत हो जाता था, जिससे उस प्रदेश के निवासियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती थी। साम्यवादी सरकार का जनता से घनिष्ठ संपर्क था और वे धनी परिवारों के एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए दोस्तों, जनता ने जी खोल कर उनका सहयोग किया और कोमितांग दल को नीचे देखना पड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा चीन की गृह युद्ध समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों।